नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं यहाँ पर रीट को लेकर इम्पोर्टेंट नोट्स अपलोड कर रहा हूँ और इस सीरीज़ के अंतर्गत मैंने एसएसटी हिस्ट्री के नोट्स अपलोड करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को आप पहले देख लें, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखें। मैं रेगुलर यहाँ पर एसएसटी हिस्ट्री के नोट्स अपलोड करने वाला हूँ और आप आराम से यहाँ से अपनी एसएसटी इतिहास को लेकर अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है मित्रों, इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसमें मेरा कोई अपना पर्सनल कोई इश्यू नहीं है, ना ही पर्सनल कोई लालच है। सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाने के पीछे इतना सा है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँच सके, अधिक से अधिक साथियों तक पहुँच सके और उनको अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करके ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसे नहीं लगा, इसमें किस चीज़ की सुधार की आवश्यकता है, किस चीज़ को और अच्छा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को लेकर आप यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे सुझाव दे सकते हैं। यदि आपको कमी अच्छी लगती है तो या जो कुछ भी अच्छा लगता है उसके बारे में भी आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो में इसी के साथ में शुरू कर रहा हूँ। आप शुरू से लेकर अंतिम समय तक वीडियो को देखें। हम यहाँ पर पहले चैप्टर शुरू करने वाले मगध, मगध का उत्थान कैसे हुआ, मगध का निर्माण कैसे हुआ, मगध साम्राज्य क्या था क्या नहीं था, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करोगे, शेयर करोगे और अपने मित्रों के पास में इसको शेयर करोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। 6ठी से 4ठी शताब्दी से पूर्व में मगध यानी कि आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। यह है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरा यह है कि लोहे की खदानें भी यहाँ पर आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक और जैन बौद्ध लेखकों ने मगध का जो उत्थान हुआ, मगध जो शक्तिशाली राज्य बन सका, इसके कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है बौद्ध और जैन लेखकों ने। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु है यहाँ पे, महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी थे और इनके मंत्री इनकी नीतियों को लागू करते थे। इसी कारण से जैन और बौद्ध लेखकों का मानना है कि मगध के राजाओं की उत्कृष्ट नीतियों के कारण ही मगध एक शक्तिशाली राज्य बन सका था। प्रारंभ में राजगृह इसकी राजधानी थी। ये यहाँ पर राजगृह नहीं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है राजगृह। तो प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगृह थी। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ होता है राजाओं का घर। किसका? राजगृह का। पहाड़ियों के बीच बसा राजगृह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। मगध देश में आर्य और अनार्यों का सुंदर समन्वय हुआ, जिसके कारण वर्ण व्यवस्था इतनी जटिल न बन सकी जैसा कि मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में थी। मगध के राजाओं ने योग्य व्यक्तियों को अपना मंत्री चुना और अच्छा प्रशासन स्थापित किया। इन सब कारणों का सामूहिक प्रभाव यह हुआ कि मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। मगध राजनीतिक एवं धार्मिक एकता के कारण प्रसिद्ध था। मगध की 3 राजधानियां थी। पहली इसमें थी गिरिवर्ज, राजगृह और पाटलिपुत्र। गिरिवर्ज को वसुमती या कुशाग्रपुर भी कहा जाता था। मगध के अन्य नाम है बृहदरथपुरी, मगधपुरी और वसुनगरी। यह मगध के ही अन्य नाम है। मगध की वर्तमान स्थिति दक्षिणी बिहार में पटना व गया के आसपास के क्षेत्र है। मगध पर शासन करने वाले राजवंश इस प्रकार से हैं, जैसे
बृहदर्थ राजवंश, इसका संस्थापक कौन है? बृहदर्थ। और हरेक वंश संस्थापक इसका बट्टिय। नागवंश संस्थापक इसका शिशुनाग। और अंतिम वंश माना जाता है नंद वंश, जिसके संस्थापक माने जाते हैं महापद्म नंदन। और भट्टिय ये हरेक वंश है, हरेक वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया यहाँ पर बिंबिसार को। महापुराण व महाभारत व पुराणों में मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश बृहदर्थ को बताया गया है। महाभारत और पुराणों में मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश बृहदर्थ वंश को बताया गया है। जैन साहित्य में मगध का प्रथम शासक प्रेमगंध को बताया गया है। बृहदर्थ राजवंश, इसके संस्थापक थे बृहदर्थ और इसकी राजधानी थी गिरिवर्ष। जरा नामक राक्षसी की पूजा की किसने? बृहदर्थ ने। और इसी कारण से उसी के वरदान से बृहदर्थ को जरासंध नामक पुत्र प्राप्त हुआ था। जरासंध बृहदर्थ की मृत्यु के बाद में जरासंध शासक बना। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को 17 बार पराजित किया था। अंततः पांडुपुत्र भीम के हाथों जरासंध मल्ल युद्ध में यानी कि कुश्ती में मारा गया था। बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक रिपुजन्य था, जो कमजोर शासक था। इसकी हत्या इसके सामंत भट्टिय ने कर दी और मगध पर हरेक वंश की स्थापना की किसने? भट्टिय ने। और बृहदर्थ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुजन्य। कैसा था? कमजोर शासक था। हरेक वंश, इसका समय 545 ईस्वी से 412 ईसा पूर्व तक। और इसके शासकों का क्रम इस प्रकार से: पहला शासक इसमें भट्टिय, फिर बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदासीन, फिर अनिरुद्ध, फिर मुंड और नागदशक, और अंतिम शासक है उदयभद्र। ये इनका समय काल है। समय काल हमको यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय काल नहीं पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। फिर भी आप याद करना चाहो तो आपके सामने ये है। यूनानी इतिहासकार टर्नर के अनुसार भट्टिय बिंबिसार के पिता माने जाते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार के पिता का नाम हेमजित शत्रुंजय था। हेमजित शत्रुंजय। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हरेक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हरेक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। भारतीय इतिहास का प्रथम पितृहंता बिंबिसार को माना जाता है। अजातशत्रु भारतीय इतिहास का प्रथम पितृहंता अजातशत्रु को माना जाता है, बिंबिसार को नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर गलत बोल गया, माफ करना। भारतीय इतिहास का प्रथम पितृहंता अजातशत्रु को माना जाता है, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। भारतीय इतिहास का दूसरा पितृहंता उदयन को माना जाता है। इस उदयन ने राणा कुंभा की हत्या की थी, इसलिए इसको भारतीय इतिहास का दूसरा पितृहंता माना जाता है। हरेक राजवंश ऐसा राजवंश है जिसमें सर्वाधिक पितृहंता हुए हैं। हरेक वंश का प्रथम शासक भट्टिय था और हरेक वंश का वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है? बिंबिसार को। बिंबिसार मगध का सबसे शक्तिशाली राजा बिंबिसार था। पाली ग्रंथों के अनुसार हरेक कुल का था। कौन? बिंबिसार। वह एक साधारण सामंत का पुत्र था। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार जब बिंबिसार गद्दी पर बैठा तब उसकी आयु 15 वर्ष की थी। बिंबिसार ने बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया। उसने शक्तिशाली राजघरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपनी शक्ति को बढ़ाया। उसकी प्रधान रानी कौशल देवी थी, जो कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। इस विवाह में दहेज के रूप में बिंबिसार को काशी का राज्य का कुछ प्रदेश मिला था। उसकी दूसरी रानी चेलेना थी, जो लिच्छियों के राजा चेटक की बहन थी। तीसरी रानी सेमा पंजाब के शक्तिशाली मद्र राज्य की राजकुमारी थी। कहते हैं उसकी चौथी रानी विदेह की राजकुमारी पाती थी। ये वैवाहिक संबंध मगध के साम्राज्य विस्तार में बहुत सहायक हुए। तक्षशिला के राजा पुष्कर सारी ने प्रदाहद के विरुद्ध उससे सहायता मांगी, किंतु उसने प्रदोष से शत्रुता मोल लेना उचित नहीं समझा। उसने पुष्कर सारी के राजदूत का स्वागत किया, परंतु प्रदोत के विरुद्ध उसे सहायता नहीं दी। इसके विपरीत जब प्रदोत पांडुरंग से
पीड़ित हुआ तब बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को उसकी चिकित्सा के लिए भेजा था, प्रद्योत की चिकित्सा के लिए। ठीक है, यहाँ पर इतनी स्टोरी में कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि बिंबिसार ने प्रद्योत के पांडुरोग का इलाज के लिए अपने किस राजवेद को भेजा था, तो जीवक को। या फिर बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किसकी चिकित्सा के लिए भेजा था, प्रद्योत की चिकित्सा के लिए। हरिक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। आयु में बुद्धि से 5 वर्ष छोटा था। भगवान महावीर व गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन था बिंबिसार, और जैन ग्रंथों में बिंबिसार को श्रोणिक या श्रेणिक बताया गया है। भगवान महावीर का अनुयायी व बौद्ध धर्म का उपासक था बिंबिसार। बिंबिसार ने बौद्ध संघ को एक करंद वेणुवन दान में दिया था। मगध का प्रथम शासक जिसने वृहद मगध साम्राज्य की नींव रखी, कौन था? बिंबिसार। बौद्ध ग्रंथ महावग्गा के अनुसार बिंबिसार ने अपने जीवन काल में लगभग 500 विवाह किए थे, और इसके साम्राज्य में 80,000 गांव शामिल थे। अंग राज्य को जीता तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। अजातशत्रु ने 491 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु ने 491 में बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके 491 ईसा पूर्व में शासक बन गया, और भारतीय इतिहास का प्रथम पितृहंता कहा जाता है किसे? अजातशत्रु को। अजातशत्रु का उपनाम कूणिक था और बिंबिसार का श्रोणिक। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत पर आक्रमण किया। प्रसेनजीत ने पराजित अजातशत्रु को कारावास में कैद कर लिया था। कारावास में कैद अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा को प्रेम हो गया और पिता से विवाह करने का आग्रह किया। उसने विवाह के पश्चात काशी पुनः अजातशत्रु को प्राप्त हो गया। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली में लिच्छवी वंश के राजा चेटक का शासन था। अजातशत्रु ने चेटक को पराजित करने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपने मंत्री वत्सकार अजातशत्रु ने चेटक को लिच्छवी राजवंश के शासक चेटक को पराजित करने के लिए अपने मंत्री वत्सकार के साथ में एक योजना बनाई, और इसकी सहायता से ही अजातशत्रु ने लिच्छवी वंश के शासक चेटक को पराजित किया था। तो ध्यान में रखना है, अजातशत्रु ने अपने किस मंत्री की सहायता से, सहयोग से लिच्छवी वंश के शासक चेटक को पराजित किया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वत्सकार। वत्सकार ने चेटक की शरण ली तथा विश्वास जीतकर लिच्छवियों में फूट डाली। उसने योजना बनाई थी। ये वत्सकार चेटक के पास में गया और यहाँ पर रहने लगा। बिंबिसार की अजातशत्रु की यहाँ पर बुराई करने लगा और इसका चेटक का विश्वास जीत लिया, और फिर इसने यहीं पर आकर लिच्छवियों में फूट डाल दी, और इसकी सहायता से फिर अजातशत्रु ने चेटक को पराजित कर दिया। लिच्छवियों में फूट का फायदा उठाकर अजातशत्रु लगातार 16 वर्षों तक संघर्ष करता रहा। अंततः अपने मंत्री वत्सकार की सहायता से लिच्छवियों को पराजित करने में सफल रहा। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित करने हेतु 2 हथियार प्रयोग में लिए थे। एक होता है रथमुसल, वर्तमान में टैंक के समान होता है ये, और एक होता है महाशिला कंटक, वर्तमान में आधुनिक तोप के समान होता था। महावीर स्वामी गौतम बुद्ध मोकलीपुत्र गोसाल को निर्वाण शत्रु की प्राप्ति अजातशत्रु के समय हुई थी। निर्माण की प्राप्ति अजातशत्रु के समय हुई थी। 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। किसके समय? अजातशत्रु के समय। अजातशत्रु ने राजगृह की एक पहाड़ी पर बुद्ध की अस्थियों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया। अजातशत्रु ने अपने शासन के अंतिम समय में गंगा व सोन नदियों के संगम पर दुर्ग का निर्माण करवाया था। गंगा व सोन नदियों के संगम पर अजातशत्रु ने अपने अंतिम समय में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। अजातशत्रु के पुत्र
उदायन यानी कि उदयभद्र ने अजातशत्रु की यहीं पर गंगा और सोन नदियों के संगम पर 459 ईसा पूर्व में हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। कौन? उदयन। अब यहाँ पर उदयन और उदयभद्र को देखते हैं। अपने पिता की हत्या कर सोन तथा गंगा किनारे पाटलिपुत्र या फिर कुसुमपुर नगर बसाया था किसने? उदयन ने। और इसे ही इसने अपनी राजधानी बनाया था। किसने? उदयन ने। किसको? पाटलिपुत्र को। बसाया किसने था? कहाँ पर? सोन और गंगा नदियों के किनारे पर। उदयन के समय ही काशी अंग वज्जी का पूर्णतः विलय मगध में हुआ था। काशी अंग वज्जी का विलय पूर्णतः मगध में हुआ था। किसके समय? उदयन के समय पर। उदयन की हत्या उसके पुत्र अनिरुद्ध ने की। उदयन के 3 पुत्र माने जाते हैं, अनिरुद्ध, मुंड, नागदशक। ये तीनों संयुक्त रूप से शासक बने थे। किसके बाद में? उदयन की हत्या होने के बाद में। इस वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या बनारस के राज्यपाल शिशुनाग ने की तथा उसने मगध पर नाग वंश की स्थापना की। किसने? शिशुनाग ने। अब देखते हैं मगध पर शिशुनाग वंश का कार्यकाल। शिशुनाग वंश का कार्यकाल यहाँ पर 412 से ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। और शिशुनाग वंश के शासकों का कार्यकाल है यहाँ पर शिशुनाग, इसके बाद में कालाशोक, इसके बाद में नंदीवर्धन। और ये सब मिलकर नंदीवर्धन 10 भाइयों ने मिलकर सामूहिक रूप से शासन किया था। नागवंश का संस्थापक शिशुनाग। राजा बनने से पूर्व शिशुनाग बनारस का राज्यपाल था। वैशाली की एक नगरवधु की संतान था। हरेक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना की थी। अवंती, कौशल, वज्जी संघ का मगध में विलय कर लिया था। गिरिवर्ज को पुनः अपनी राजधानी बनाया। किसने? शिशुनाग ने। और वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया शिशुनाग ने। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगृह थी, ध्यान में रखना है। फिर आता ये कालाशोक। शिशुनाग की मृत्यु के बाद में कालाशोक शासक बना। काला होने के कारण इतिहास में कालाशोक को काकवर्ण भी कहते हैं। राजधानी पुनः इसने पाटलिपुत्र को बनाया कालाशोक ने। और दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के समय पर हुई थी। और पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय पर। कालाशोक के दरबार में एक नाई कार्य करता था, इसकी मृत्यु हो गई। नाई का पुत्र अग्रसेन अब वहीं पर कार्य करने लगा। कालाशोक की जो पत्नी थी उसको अग्रसेन नाई से प्रेम हो गया था। रानी के इशारे पर इस अग्रसेन नाई ने कालाशोक की हत्या कर दी। यूनानी इतिहासकार कार्टियस के अनुसार यह अग्रसेन नाई ही कौन था? महापद्मनंदन था, जिसने मगध पर नंद वंश की नींव डाली थी। बाद में अग्रसेन कालाशोक के 10 पुत्रों का संरक्षक बना और रानी की सहायता से उन्हें भी मार डाला। ठीक है, ये अग्रसेन ही कौन बताया जाता है? महापद्मनंद बताया जाता है। इसी को महापद्मनंद बताया जाता है। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 या 323 इसका कार्यकाल माना जाता है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। इस किसको मारकर इसने नंद वंश की स्थापना की थी? तो कालाशोक को मारकर इसने नंद वंश की स्थापना की थी। कौन था ये? एक नाई के रूप में वहां पर कार्य करता था। महापद्मनंद को बौद्ध व जैन ग्रंथों में अग्रसेन महाबोधि वंश में से उग्रसेन कहा गया है। महापद्मनंद ने पृथ्वी को शत्रुओं से मुक्त करने की शपथ ली थी। इसको शत्रुओं से चिढ़ थी, इसलिए ये शत्रुओं को समाप्त करना चाहता था पृथ्वी से। महापद्मनंद महापद्मनंद को सर्वशत्रांतक व सर्वसायंतक भी कहा जाता है। यूनानी लेखकों व जैन अनुश्रुति के अनुसार महापद्मनंद क्या था? एक नाई था जो कालाशोक के दरबार में नाई का कार्य करता था। महापद्मनंद ने इक्ष्वाकु, काशी, कौशल, पांचाल महाजनपदों पर अधिकार करके इनका मगध में विलय कर लिया था। मैसूर के प्राचीन अभिलेखों से पता चलता है कि नंदों ने मैसूर के उत्तरी पश्चिमी भाग अर्थात कुंतल पर भी राज्य किया था। संपूर्ण मगध में एक राठ, एक छत्र,
एक छत्र पद प्राप्त करने वाला प्रथम शासक था कौन? महापद्मनंद। इसने एक छत्र साम्राज्य की स्थापना की। नवानंद दोहरा नामक एक नगर की स्थापना महापद्मनंद ने की थी और इस वंश में 9 राजा हुए थे, इसलिए इस वंश के शासकों को नवानंद या नव बहादुर भी कहा जाता है। कुल 9 शासक हुए, किंतु पहले का जो शासक था महापद्मनंद और अंत का जो शासक था घनानंद। इन दोनों के बीच के जो भी शासक हुए हैं उनके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए मगध के अंतर्गत हम सिर्फ महापद्मनंद और घनानंद के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच के जो भी शासक हुए उनके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी इतिहास में देखने को नहीं मिलती है। महापद्मनंद प्रथम शासक तथा घनानंद अंतिम शासक था। बाकी इनके मध्य शासकों का इतिहास अज्ञात है, अर्थात इनके बारे में कोई जानकारी हमको नहीं मिलती है। घनानंद अतुल धन संपदा का मालिक था। यूनानी इतिहासकारों ने इसे आगेमीज नंदों के समय मगध का विस्तार गंगा यमुना से व्यास नदी तक हो गया था। नंदों के अत्याचारों का वर्णन विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में मिलता है। मुद्रा राक्षस एकमात्र ग्रंथ है जिसमें नंदों को क्षत्रिय बताया गया है। अन्य ग्रंथों में नंदों को शूद्र भी कहा गया है। मुद्रा राक्षस पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी। मुद्रा राक्षस पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी और इसका लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस पर टीका लिखने का कार्य ढूंढीराज ने 10वीं शताब्दी में किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य कौटिल्य से मगध की जनता ने न्याय की गुहार लगाई और घनानंद के अत्याचारों के बारे में बताया। कौटिल्य इस विषय पर समस्या समाधान हेतु घनानंद के दरबार में जाते हैं, किंतु घनानंद ने वहां पर उनका अपमान किया और फिर वहां से कौटिल्य अपमानित होकर पुनः तक्षशिला लौट आते हैं। तक्षशिला लौटते समय निम्न घटना घटित होती है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को राजकीलम खेल खेलते हुए मिला था और इस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शौर्य से प्रभावित होकर चाणक्य ने एक शिकारी से 1000 कासार्पण में चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया था और तक्षशिला ले गए। तक्षशिला में शिक्षित कर चंद्रगुप्त को सभी विद्याओं में पारंगत बना दिया और उसी की सहायता से घनानंद का समूल विनाश किया। मगध पर नए राजवंश मौर्य साम्राज्य की स्थापना की किसने? कौटिल्य ने। किसकी सहायता से? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। 322 ईसा पूर्व में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य व घनानंद के मंत्रियों से मिलकर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मार डाला और मगध पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अब यहाँ पर देखते हैं हम मौर्य काल को। मगध के विकास के साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक विस्तृत हो गया था, फैल गया था। मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत क्या है? मौर्य इतिहास का उल्लेख करने वाले अन्य साहित्यिक स्रोतों में चाणक्य का अर्थशास्त्र, क्षेमेंद्र की बृहत्कथा मंजरी, कलहण की राजतरंगिणी और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। इस मुद्रा राक्षस में नंदों के अत्याचारों का वर्णन मिलता है और इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। सोमदेव का कथा सरित सागर आता है। इन सब चीज़ों से हमको मौर्य काल के बारे में, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। धार्मिक साहित्यिक स्रोतों में पुराणों से मौर्यकालीन इतिहासों की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में जातक, दीर्घ निकाय, दीपवंश, महावंश, वंशत्तपकाशिनी तथा दिव्यावदान से मौर्य काल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु के कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र के परिशिष्टि पर्वन से मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु के कल्पसूत्र तथा हेमचंद्र के परिशिष्टि पर्वन से हमको मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के बृहद
शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख से भी हमको मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और रुद्रा दमन का गिरनार के अभिलेख से भी हमको मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य की उत्पत्ति, तो ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता क्या थी? शूद्र जाति की एक मूरा नामक स्त्री थी। बौद्ध परंपरा के अनुसार मौर्य क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। महापरिनिब्बाण सूत ग्रंथ के अनुसार मौर्य पिपली वन का शासक था तथा क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मौर्य के बारे में क्या जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति आदि के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अपने तरह का राज्य प्रबंधक विषयक यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी शैली की बात करें तो उसकी शैली है उपदेशात्मक और सलाहात्मक। ये दोनों बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है अर्थशास्त्र। और इसके रचनाकार का व्यक्तिगत नाम विष्णुगुप्त, गोत्र नाम कौटिल्य, कुटिल से उत्पन्न, और स्थानीय नाम चाणक्य था। पिता का नाम चाणक होने के कारण चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल माना जाता है। के महामंत्री थे कौन? चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासकीय उपयोग के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? अर्थशास्त्र की। यह मुख्यतः सूत्र शैली में लिखा हुआ है अर्थशास्त्र, और संस्कृत के सूत्र साहित्य के काल और परंपरा में रखा जा सकता है। यह शास्त्र अनावश्यक विस्तार से रहित, समझने और ग्रहण करने में सरल एवं कौटिल्य द्वारा उन शब्दों में रचा गया जिनका अर्थ सुनिश्चित हो चुका है। अर्थशास्त्र में समसामयिक राजनीतिक, अर्थनीति, विधि, समाज नीति तथा धर्म आदि पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। और इसकी खोज 1905 में तंजौर के एक ब्राह्मण भट्ट स्वामी ने की थी। भट्ट स्वामी ने इसकी खोज की थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की 1905 में। कब? जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय पर। हस्तलिखित पांडुलिपि के रूप में की थी। इन्होंने 1906 से 1909 के दौरान इसका संस्कृत भाषा में प्रकाशन करवाया तथा मद्रास के पुस्तकालय अध्यक्ष श्याम शास्त्री को यह पांडुलिपि भेंट की थी। अर्थशास्त्र, इसके अंदर अधिकरण या अध्याय कितने? 15, प्राधिकरण, प्रसंग या उपाध्याय 180 और श्लोक है 6000। अधिकरण को 2 भागों में बांटा गया है, विनयाधिकरण और मंडल योनि। विनयाधिकरण में क्या है? शासन संचालन से संबंधित नियम, और मंडल योनि में राज्य के सप्तांग सिद्धांत को दिया गया है। सप्तांग सिद्धांत क्या है? कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत राज्य को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु राज्य के 7 अंग बताए हैं। किसने? कौटिल्य ने मंडल योनि में। अब ये 7 अंग कौन से हैं? 1 नंबर पे आ गया राजा, और राजा के बाद में शासन करने के लिए जनपद, राजा को निवास के लिए क्या चाहिए? दुर्ग, और सलाह के लिए क्या चाहिए? मंत्री, रखने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए क्या? कोष भी चाहिए, धन भी चाहिए, और इस कोष की रक्षा के लिए हमको सेना चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग के लिए हमको मित्रों की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से कौटिल्य ने राजा के 7 अंग बताए। कौन कौन से हैं? राजा, दुर्ग, मित्र, मंत्री, कोष, सेना और जनपद। मंत्री को अमात्य भी कहते थे। इंडिका, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया था। यानी कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर भारत आया था, और किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। यह यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व
आरकोसिया के सत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। संभवतः मेगस्थनीज 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच के समय पाटलिपुत्र की सभा में उपस्थित हुआ था। मेगस्थनीज ने बहुत समय तक मौर्य दरबार में निवास किया था। भारत में रहकर उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे इंडिका नामक अपनी पुस्तक में लिख डाला। दुर्भाग्यवश यह ग्रंथ अपने मूल रूप में आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि उसके अंश कुछ उद्धरण के रूप में बाद में अनेक यूनानी रोमी लेखकों से प्राप्त हुए। लेखकों एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी की रचनाओं में मिलते हैं। मेगस्थनीज के अनुसार सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र था भारत में, जिसे मेगस्थनीज ने पोलिब्रोथा कहा है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्राथा कहा है। इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन को 6 समितियों द्वारा चलाने का विवरण मिलता है, जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मेगस्थनीज ने इंडिका में उत्तरापथ का वर्णन भी किया है। इसके अनुसार मौर्य काल की सबसे लंबी सड़क का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय लोग हेराक्लीन यानी कृष्ण व डायनोसियस शिव की पूजा करते थे। मेगस्थनीज की भ्रामक बातें जो भारत में नहीं थी, अपने मन से कुछ झूठी बातें मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखी है। वो सब क्या है देखते हैं। भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं, ऐसा मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है, जबकि महास्थान व सहोग्रह से प्राप्त ताम्रपत्रादि लेख से अकाल की जानकारी मिलती है। तो मेगस्थनीज की यह बात गलत साबित होती है। भारतीय लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था, ऐसा ये बताते हैं, और ये भी एक गलत बात है। भारत में दास प्रथा नहीं थी। मेगस्थनीज का मानना है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन उस समय पर हमारे यहाँ पर दास प्रथा थी। भारत में यूनान के समान दास प्रथा नहीं थी, यहाँ पर अच्छी वाली दास प्रथा थी। यहाँ के दासों को भी बहुत अच्छी तरीके से रखा जाता था, जिनको देखकर बाहरी व्यक्ति यह नहीं बता सकता था कि ये व्यक्ति यहाँ पर दास के रूप में कार्य कर रहा है। इसलिए मेगस्थनीज को लगा होगा कि भारत में दास जैसी कोई प्रथा नहीं है। बौद्ध धर्म का उल्लेख नहीं मिलता इंडिका में, जबकि उस समय बौद्ध धर्म था यहाँ पर। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में विभक्त था: दार्शनिक, कृषक, शिकारी, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मुद्रा राक्षस ये पुस्तक है, और इसके लेखक है कौन? विशाख दत्त। इसके लेखक है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नायिका विहीन नाटक है। ध्यान में रखना है, मुद्रा राक्षस कैसा नाटक है? नायिका विहीन नाटक है, जिसकी रचयिता विशाख दत्त है, और इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण किया गया, और इस कृति की रचना पूर्ववर्ती संस्कृत नाट्य परंपरा से सर्वथा भिन्न रूप में हुई है। लेखक ने भावुकता, कल्पना आदि के स्थान पर जीवन संघर्ष के यथार्थ अंकन पर बल दिया, और यह भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ माना जाता है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। मुद्रा राक्षस से मौर्य वंश, गुप्तकाल व नंद वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश, गुप्तकाल व नंद वंश की जानकारी मिलती है हमको किससे? मुद्रा राक्षस से। राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कलहण द्वारा लिखी गई एक संस्कृत का ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ राजाओं का इतिहास या समय का प्रवाह। यह कविता के रूप में लिखा गया राजतरंगिणी, और इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है। इसका रचना काल 1147 ईस्वी से 1149 ईस्वी तक बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम
कश्यप मेरु था जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीच के पुत्र थे। राजतरंगिणी में अशोक द्वारा झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक नवीन नगर बसाने का उल्लेख मिलता है। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की थी। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। इसमें कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक जालो को बताया गया। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक कौन था? जालोक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल मानता है। और चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठा था। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोगोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है। यानी कि विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोगोटस की संज्ञा दी है। 304 से, यहाँ पे समय का आसपास मेरे को ठीक पता नहीं लग रहा, लेकिन इसको छोड़ देते हैं तो यहाँ से पढ़ देते हैं। बैक्टीरिया के शासक सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त के बीच उत्तर पश्चिमी भारत पर आधिपत्य के लिए एक भीषण युद्ध हुआ था जिसमें सेल्यूकस की हार हुई। युद्ध का निर्णय मौर्य के पक्ष में रहा और इसकी समाप्ति के बाद दोनों के मध्य एक संधि हुई। हम यहाँ पर 304 से 305 ईस्वी 305 ईस्वी 305 से 304 ईस्वी ले सकते हैं, क्योंकि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 305 ईस्वी में हुआ था और यहीं पर ये संधि इनके बीच में हुई थी। एक दोनों बीच में एक संधि हुई। संधि की शर्तों का उल्लेख स्ट्रैबो ने किया है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को चार प्रांत एरिया हेरात, अराकोसिया, कंदार, जेड्रोसिया, मकरान, पेरिपेनिसियाई, दई, काबुल दिए थे। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। यानी कि ये चंद्रगुप्त ने इस संधि के तहत सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत मेगस्थनीज को भेजा था। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य पर राजधानी पाटलिपुत्र से शासन किया, जिसे यूनानी और लैटिन लेखकों ने पोलिब्रोता, पालिबोत्रा एवं पालिम्ब्रोता नाम से उल्लेखित किया है। जैन परंपरा के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन को छोड़ दिया। जैन संत भद्रबाहु के साथ वह मैसूर के निकट श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य और जहां एक सच्चे जैन मुनि की तरह उन्होंने उपवास किया और अपने शरीर को त्याग दिया, जिसको बोलते हैं संतारा। जैन धर्म में इसको संतारा कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार उत्तराधिकारी हुआ। बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को तक्षशिला का तथा अशोक को उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया था। बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को तक्षशिला का तथा अशोक को उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में विद्रोह हुआ था, जिसे शांत करने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। यूनानी शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक एक राजदूत को भेजा था और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को भेजा था। मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय ने फिलाडेल्फस ने डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था
और बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। ये भी जैन धर्म का ही एक संप्रदाय है। अशोक आता इसके बाद में 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में अभिलेखों से कोई जानकारी हमको नहीं मिलती है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसकी माता का नाम सुभद्रांगी था। जैन ग्रंथों के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध शासन पर अधिकार किया था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन तथा दीपवंश में करमौली कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन तथा दीपवंश में करमौली कहा गया है। कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक का राज्य कश्मीर तक फैला था। ठीक मित्रों, यहाँ तक वीडियो ज़्यादा बड़ा तो अभी नहीं हुआ है। मैं आपसे बीच में ये स्पेशल एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों तक इसको पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि वो लोग भी इसको देख सके, सुन सके और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। ठीक है मित्रों, 25 अप्रैल को अपना एग्ज़ाम होना लगभग तय है। लगभग तय क्या, 100% 25 अप्रैल को ये एग्ज़ाम होगा। इस बात को लेकर ही और इसको ध्यान में रखकर ही हम अपनी तैयारी करते रहें। अशोक की धम्म नीति। अशोक ने प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु राजत्व के नियमों की एक संहिता बनाई थी, जिसे इसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक के 5वें अभिलेख से पता लगता है कि उसने धम्म के प्रचार हेतु राजू को प्रादेशिक युक्तों एवं धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। और ये आ गया अशोक का साम्राज्य। बहुत बड़ा साम्राज्य था, पूरे भारत भर में अच्छी तरीके से फैला हुआ था। धम्म प्रचारक जो भेजे थे उन्होंने कहाँ पर किसको भेजा? महेंद्र और संघमित्र को भेजा था श्रीलंका में, मजिंतक को भेजा कश्मीर गंधार में, मज्जिम को भेजा हिमालय में, महाधर्म रक्षित को भेजा महाराष्ट्र में और रक्षित को भेजा वनवासी में, सोन तथा उत्तरा को भेजा स्वर्ण भूमि में। अशोक के अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों से उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्था को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। अशोक ने भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन करवाया था। सर्वप्रथम शिलालेख लिखवाने की जो शुरुआत की थी, किसने की थी? अशोक ने की थी। शिलालेखों के माध्यम से राज्य आदेशों तथा उपलब्धियों को संकलित किया गया था, जिनमें वह जनता को संबोधित करता है। कौन? अशोक। सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टी फैंथलर महोदय ने दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था, यानी कि खोजा था। और सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। खोजा किसने? टी पैंथलर ने। कब खोजा? 1750 में। किसको खोजा? दिल्ली अशोक स्तंभ लेख को। और सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा? 1837 में। अशोक के अभिलेख आरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी तीनों लिपियों में लिखे गए। लगमान लेख आरमाइक लिपि में है। लगमान लेख आरमाइक लिपि में मानसेरा एवं शाहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेखों की संख्या 14 है, जो 8 विभिन्न स्थानों से हमको प्राप्त होते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख स्थान और लिपि। शाहबाजगढ़ी शिलालेख कहाँ से मिला है? पेशावर, पाकिस्तान से। और लिपि कैसी है? खरोष्टी। मानसेरा शिलालेख कहाँ से मिला है? मानसेरा, हजारा से। और लिपि कैसी इसकी? खरोष्टी। मानसेरा ये हरियाणा में है। कलसी शिलालेख मिला है देहरादून, उत्तराखंड से, जिसको वर्तमान में यूके के बोलते हैं उत्तराखंड, और ये ब्राह्मी लिपि का है। गिरनार मिला है जूनागढ़, गुजरात से, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। एरगुडी कुर्नल आंध्र प्रदेश से मिला है और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। धौली पूरी उड़ीसा से मिला है और ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। जोगढ़ गंजाम
आंध्र प्रदेश में मिला है और ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। सोपारा थाने महाराष्ट्र से मिला है और ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक मित्रों, तो आज की इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी यहाँ पर अपलोड करूँगा। आप रेगुलर अपनी तैयारी यहाँ कैसे जैसे भी जहाँ से भी कर रहे हो रेगुलर करते रहे, रेगुलर करते रहे। कब तक? 25 अप्रैल शाम 5 बजे तक, क्योंकि 25 अप्रैल को शाम को 5 बजे दोनों लेवल के पेपर समाप्त हो जाएंगे। सुबह की शिफ्ट में फर्स्ट लेवल का और शाम की शिफ्ट में सेकंड लेवल का। ठीक मित्रों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।